राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके का सबसे टॉप, अगर मैं मानूँ ना, टॉप लेवल का अगर कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक है राजस्थान का में उद्योग वाला टॉपिक सबसे टॉप है। अगर देखें वैसे, अगर ज्योग्राफी में देखूँ ना मैं, तो ज्योग्राफी की बैकबोन है उद्योग, अपने स्थिति विस्तार, अपनी जलवायु, नदियाँ, ये टॉपिक। ऐसे ऊर्जा वाला टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सबसे टफेस्ट टॉपिक अगर कोई है जिसमें फैक्ट ज़्यादा हो और थोड़ा मुश्किल हो, तो वो है अपना एक तो उद्योग और एक है ऊर्जा। ये थोड़े मुश्किल है क्योंकि इनमें जगहों के नाम और कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो अपन ने सुने भी नहीं है, इसलिए ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। लेकिन इसका मैंने लेवल इतना अच्छा क्यों रखा, या इतना हाई लेवल क्यों रखा, ये मैंने प्रीवियस पेपर उठा के देखता हूँ। मैं हमेशा हर टॉपिक कराने से पहले पिछले 15-20 साल का निचोड़ मेरे सामने ज़रूर होता है कि मामला क्या है। पशु परिचर जैसे एग्जाम हुआ अभी पशु परिचर का, उसमें उद्योग से ऐसे प्रश्न पूछे गए, ज़बरदस्त 2 प्रश्न, बहुत शानदार। तब मैंने सोचा कि वाकई इस टॉपिक को डिटेल से कराना चाहिए। इसलिए भाई इस टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से और डिटेल से करने वाले हैं। इंडस्ट्री इन राजस्थान, राजस्थान में उद्योग। और वैसे भी देखो, उद्योग धंधे जो होते हैं, उद्योगों के बारे में जितना किसी भी कंट्री में जितने ज़्यादा उद्योग होंगे, उस कंट्री का वो कंट्री उतनी ज़्यादा पैसे वाली होगी और वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो अभी देखो, ये पहले समझो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 बढ़िया सा है, बेहतरीन है। और इसके बाद में पार्ट 2 और आएगा, वो अपने इसके बाद में तो आपके प्रजामंडल लूँगा BHTC वालों के लिए। उसके बाद में मैं जो है पार्ट 2 भी लेके आऊँगा आपके, वो मॉर्निंग में रख लेंगे अपन। लेकिन ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो, बहुत ही शानदार। जितना कंटेंट दे रहा हूँ उतना याद करते जाओ बस। ठीक है, याद करते जाइए। अभी जैसे ये आपको मिल गया, क्योंकि पूरा दोबारा लिखना पड़ा, हर चीज़ अपडेट हो गई, पूरी की पूरी चीज़ अपडेट हो गई। छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स भी थी, सारी की सारी दूर हो गई है। चलिए फिर ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल अब कम बातें करो। ये मैंने पूरे रीट मेंस लेवल के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, कोई सा भी लेवल हो टॉप से टॉप, उस लेवल का ये कर दिया है। अब बातें बिल्कुल ना करें और सिर्फ अपन जो है तैयारी शुरू करें। आइए, सबसे पहले देखो, आपको ये पता होगा कि जो अपने पहले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में, जब कांग्रेस का राज था हमारे देश में, अब तो खैर मोदी सरकार है, बीजेपी का शासन है, तो पहले जब लगातार कांग्रेस जीतती थी तो कांग्रेस ने डेवलपमेंट के लिए या देश में विकास के लिए औद्योगिक नीतियां चलाती थी कांग्रेस। ठीक है ना। मतलब औद्योगिक नीतियां का मतलब है जिसको अपन बोलते हैं ना पंचवर्षीय योजनाएं। औद्योगिक नीतियां तो खैर ऐसे ही चलती है, पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, 5 ईयर प्लान चला करते थे। उसमें 5 साल में ये कह दिया जाता था कि हम 5 साल में क्या करने वाले हैं, वो पहले से ही प्री प्लान होता था और वो 5 साल में क्या क्या आगे करेंगे उस पूरे पंचवर्षीय योजना में होता था। कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना हुई। 12 के बाद में जो है पंचवर्षीय योजना, जो कि योजना विभाग करवाता था, उस योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया और उसके बाद में हमारे मोदी सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दी और ये योजना जो सिस्टम है पंचवर्षीय योजना आयोग खत्म हो गया। ठीक है ना। ये अपन थोड़ी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, देखो पहली पंचवर्षीय योजना में तो क्या प्लान रखा गया था, हर पंचवर्षीय योजना का मतलब, पंचवर्ष का मतलब 5 साल की योजना, हर पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य होता था, एक मुख्य मोटो या ऑब्जेक्टिव्स होते थे। पहली पंचवर्षीय योजना में तो सिर्फ एक ही मेन टारगेट रखा गया कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न कैसे पैदा किया जाए, है ना। गेहूं वगैरह बेसिकली हरित ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह लाई गई थी, तो मतलब मेन चीज़ वो रखी गई थी कि अनाज पैदा ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना रखी गई, इसमें कहा कि चलो भाई अनाज तो अपन अच्छी खासी जो है लेवल पर आ गए, अब अपन जो है ना उद्योग धंधे भी अपने यहाँ पर विकसित किए जाएं ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार बिना यहाँ के लोग सिर्फ अनाज से काम नहीं चलेगा, देश का डेवलपमेंट भी करना है, देश में सड़कों का विकास भी करना है और भी स्कूलों का, एजुकेशन का, हर तरह का, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है। उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग धंधे जितने ज़्यादा लगेंगे उतना फायदा होगा। इसलिए हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड है 56 से 61, है ना, पहली 51 से 56 थी और दूसरी 56 से 61, इस पंचवर्षीय योजना
में उद्योगों का विकास किया गया। ठीक है, पहली बात ये बेसिक बात है, मतलब इतिहास है ये। अच्छा, ये जो है इसके तभी तो इस योजना को महालनोबिस मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उद्योगों की बात रखने वाले व्यक्ति का नाम है ये महालनोबिस, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, महालनोबिस, ये महालनोबिस अंग्रेज है। महालनोबिस मॉडल तभी दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, या फिर कभी कभी महालनोबिस योजना भी कह देते हैं, बात एक ही है। समझ में आ गई ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये हमारा टारगेट रखा गया कि अब हमारे देश में उद्योग धंधे लगने चाहिए, औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई ना। ओके, अब समझना मेरी बात, कोई भी उद्योग धंधे जब चालू होते हैं ना, तो उससे पहले उद्योग धंधे जब भी चालू होते हैं तो कुछ पॉलिसियां बनाई जाती है, कुछ नीतियां बनाई जाती है। भाई ये पहली योजना, पहली नीति है, दूसरी नीति है, तीसरी नीति है, चौथी। तो आज तक, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, योग्यता मानेंगे जो 12th में पढ़ा था, ठीक है ना, बिल्कुल वही चीजें हैं। तो आज तक जो हैं ये 7 हमारे जो हैं औद्योगिक नीतियां या इंडस्ट्रियल पॉलिसियां बन चुकी है। पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक तारीख याद करनी पड़ेगी। पहली औद्योगिक नीति का नाम जो है, मतलब नाम तो वही होगा, पहली औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। ठीक है ना। प्रश्न क्या आएगा कि आज तक कितनी औद्योगिक नीतियां बन चुकी, तो 7 औद्योगिक नीतियां बन चुकी। एक बात, फिर प्रश्न अलग अलग आएंगे कि राजस्थान की बात करें अपने समानो, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब बनी, तो 24 जून 1978। ठीक है। दूसरी दिसंबर 1990 में बनी, बट लागू अप्रैल 1991 में हुई। तीसरी 15 जून 1994, चौथी 4 जून 1998, 5वीं अगस्त 2010, छठी 20 नवंबर 2015, 7वीं 19 दिसंबर 2019। तो टोटल औद्योगिक नीतियां कितनी बन गई, 7 औद्योगिक नीतियां राजस्थान के अंदर है, ये मान के चलिए आप। ठीक है ना। तो अपने अभी तक औद्योगिक नीतियां 7 की 7 तारीख याद करनी है। अब सबसे पहले चलो ये मेन भले ही मत याद करो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1978, फिर 90 और 91 दोनों याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम प्रश्न आया हुआ है जिसमें 90 ऑप्शन में नहीं था, 91 दे दिया, तो एक ही बात है 90 91, है ना, या फिर 90 कर लो 91 अंदाजा लग ही जाएगा। अगर 90 नहीं होगा तो 78 90, अगर 90 ऑप्शन में होगा तो 90 पे टिक करना है। लागू 91 में हुई थी, क्योंकि या फिर इतना पूछ ले लागू कब हुई थी, इतना कभी कोई इतना डीप जाता नहीं है। तो 78 90 94 98, फिर 2010 2015 2019 हो जाएगी ना याद। मतलब 78, उसके बाद में 90, फिर 4 साल बाद 94, फिर 4 साल बाद, है ना। देखो 94 के बाद में देख लो 98, और उसके बाद में फिर 2000 वाला आंकड़ा चल रहा है, तो 2010 है, 2015 है, 2019 है, 5 साल 4 साल ऐसे, मतलब कुछ अंदाजा आपको लग जाए राउंड फिगर में। तो ये टेक्निक आपको थोड़ी अप्लाई करनी है, क्योंकि यहां से तारीख बहुत ज्यादा पूछी जाती है। समझ गए ना, शाबाश, याद हो गई। 78 90 94 98 10 15 19, ये भाई अपनी औद्योगिक नीतियां हैं। पशु परिचर, वन रक्षक जैसे एग्जामों प्रश्न लाइन से आ रहे हैं बीएसटीसी में, ये मतलब असली इकोनॉमी है। ये वाला टॉपिक के नोट्स आप इकोनॉमी वाला रजिस्टर में उतार सकते हैं, जो राजस्थान आपने बनाया होगा जीके में, इको का अर्थशास्त्र रजिस्टर, उसके नोट्स बनाने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। शाबाश अभिनव चौधरी, हार्दिक स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग आपका। मिस्टर वसीम खान, शाबाश, सही डेट लिखी आपने। नेहा, ओके, आगे चले ना। चलिए, तो क्या शुरुआत करी अपन ने कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 उसका टाइम पीरियड है, जिसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, उसमें उद्योगों का विकास जो है, इस योजना के तहत उद्योगों का विकास का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद में उद्योगों को डेवलपमेंट करने के लिए 7 नीतियां बनाई गई, 7 पॉलिसी बनाई गई। 78 में बनाई पहली, फिर 90, फिर 94, फिर 98, फिर 10, फिर 15, फिर 19। ठीक है। राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त 2021 को हमारा जो उद्योग विभाग है, मतलब जो अपना मतलब जिससे हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसका नाम बदलकर कर दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट बोल दो चाहे,
ये अपने जब सीएम अशोक गहलोत साहब थे ना, उनके टाइम पीरियड में ये काम हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त 2021 को हमारे उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है ना, ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं फिर बता दूं, भर भर के इसमें फैक्ट है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। अच्छे से याद कर लेना, लाइन से 2 प्रश्न पक्के हैं और जिनके जीके ज़्यादा आ रहा है तो 3 तक भी पहुंच सकता है। वीडियो, पटवार, एलडीसी, बीएसटीसी, रीटमेंस, लाइन से प्रश्न। ठीक है ना, पीटीटी सभी में, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए, पहला अपन, अब अलग अलग उद्योग हैं, है ना, अब ये समझना मेरी बात। अब राजस्थान में कौन कौन से, क्योंकि ये अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में उद्योग, कौन कौन से उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, डेयरी उद्योग है, ये नमक उद्योग है, जितने भी उद्योग हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उन सभी उद्योगों से आपसे प्रश्न आएंगे कि इस उद्योग की मील कहाँ पर, जैसे बोल दिया साहब चीनी उद्योग है, अब पहली चीनी का मतलब शुगर, पहली शुगर मिल कहाँ पर लगी, दूसरी कहाँ पर लगी, कब लगी, ये फैक्ट आते हैं। इसलिए ये थोड़ा लेवल का टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से अपन को एक एक चीज समझते हुए चलनी है। पहली बात, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप सब जानते हैं, राजस्थान हो चाहे भारत हो, कोई सा भी हो, भारत का या राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन, अपन राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि राजस्थान उद्योग पढ़ रहे हैं। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है ना, ये सबसे अपना एंशियंट, सबसे पुराना, तो राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, एक बात। फिर अच्छा, जो जितने भी उद्योग अपन पढ़ रहे हैं, इनमें अपने कोर्स में ज्यादातर जो कृषि आधारित उद्योग है ना, वही है। अब ये भी कृषि आधारित उद्योग है, जो मतलब पेड़ों से लगे, जैसे चीनी है तो चीनी गन्ने के उससे निकलती है, तो गन्ना भी खेत में उगाते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग ये भी है। तो पहला राजस्थान का पहला कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो सूती वस्त्र उद्योग ही है। तो पूरी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि सीधी सी बात है, पहला कृषि आधारित ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, तो जो सबसे एंशिएंट होगा, सबसे परंपरागत प्राचीनतम उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। आपको पता है इस उद्योग में महिलाएं ज़्यादा काम करती है। ठीक है ना, राजस्थान का अगर ये कृषि आधारित उद्योग है, परंपरागत या प्राचीनतम उद्योग है, तो अपन को ये देखना है कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी, दूसरी सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी, ये भी अपन को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लाइन से प्रश्न है। तो देखो, राजस्थान की फर्स्ट सूती वस्त्र मिल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका नाम है भाई द कृष्णा मिल लिमिटेड। ये ली का मतलब लिमिटेड है, इतना तो समझ जाओगे ना। इस ली का मतलब क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है जो सरकारी नहीं होती, प्राइवेट गवर्नमेंट, ऐसा जो आपस में बॉन्डिंग के साथ होती है, लिमिटेड। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, पहली इस मिल का नाम क्या था, कृष्णा मिल लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कितने आएंगे इससे, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, द कृष्णा मिल लिमिटेड। स्थापना कब हुई, 1889 में ब्यावर में। ठीक है ना, कहाँ हुई भाई, ब्यावर में हुई। और किसने करी, सेठ दामोदर दास व कर्नल डिक्सन ने, है ना, अंग्रेजों का राज था, तो सेठ दामोदर दास व कर्नल डिक्सन द्वारा राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन से प्रश्न आएंगे, स्थापना कब हुई, कहां हुई, किसके द्वारा हुई, नाम क्या था। 4 प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है, दूसरी, फिर उसके बाद मिल बनी, वो बनी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना भी ब्यावर में ही हुई, ध्यान रखें। ठीक है, और इसकी स्थापना ब्यावर में हुई 1906 में। ठीक है, 1906 में हुई। उसके बाद में छोटी मोटी मिल्स और है, वैसे मेन तो यही है। मैं आपको फिर बता दूं, बाकी चीज़ें याद हो या ना हो, इसको तो याद कर ही लेना, और बाकी जो 100% तैयारी करना चाहता है वो तो फिर पूरे पढ़ लेंगे। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर में स्थापना हुई 1925 में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ये भीलवाड़ा में स्थापना 1935 में। महाराजा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है वापस, है ना, ये 2 तो आपको याद करनी ही पड़ेगी।
ठीक है ना, डेट भी अपडेट कर लेना। 1939 है, कुछ बच्चे 45-42 लिखते हैं, 45-42 नहीं है। महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड राजस्थान की सबसे बड़ी जो है सूती वस्त्र मिल है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, ठीक है, या सूती वस्त्र लिख लो चाहे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में सबसे बड़ी ये सूती वस्त्र मिल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है ये अपने पाली में स्थित है। कब स्थापना की गई थी? 1939 में, ठीक है, 1939 के अंदर जो की गई थी। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। अब प्रश्न दो आएंगे, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तब तो द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर वाली 1889, जो कि सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन ने उसकी स्थापना की थी। लेकिन सबसे बड़ी पूछे तो महाराजा उमेद मिल्स, जो पाली वाली है ना, पाली में जो स्थित है, 1939 में 1939 में जो है इसकी स्थापना की गई, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी जो है सूती वस्त्र मिल है। यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन से छपेंगे प्रश्न। अब एक आधी और छोटी मोटी देख लेते हैं मिल। ये देखो, शार्दुल राजा शार्दुल का नाम आते ही समझ में आ गई कहाँ के हैं? बीकानेर या गंगानगर, वो एक ही बात है, बेल्ट पहले वही रियासत होती थी। तो शार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड है ना, ये 1946 में स्थापना की गई श्री गंगानगर में। श्री महादेव कॉटन मिल्स, इनका टाइम पीरियड मेन नहीं है, जगह जगह थोड़ी सी देख लेना, ये भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो ये कुछ स्थापना है इनकी 44-46 टाइम पीरियड याद रही तो ठीक है, वरना इनका टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। मुख्य दो ये और ये, इनको मत भूलना। एडवर्ड का भी प्रश्न बीच बीच में आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोशिश करनी है आपको, बहुत बेहतरीन प्रश्न लाइन से आएंगे। चलो, ये अपने सूती वस्त्र की मिलें देख ली कि कौन सी मिल कहाँ पर स्थापित है, वो देख ली, टाइम पीरियड देख लिया कहाँ पर है। अब जो अपना भीलवाड़ा है, लाइन से प्रश्न आएंगे, भीलवाड़ा से आता ही आता है। भीलवाड़ा को किन किन नामों से जाना जाता है? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है ना, ओके। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े ही होते हैं, वस्त्र होते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। वस्त्र और करगू का शहर कहते हैं। करग मतलब जो जैसे सूतून वगैरह को काटने काम आते हैं, चरखों की तरह ही होते हैं, या फिर ऐसा मान लो जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं। वस्त्र करगू का शहर कहते हैं। कपड़ों को परिधान कहते हैं, तो परिधानों को शहर कहते हैं, या फिर सिटी ऑफ गारमेंट्स कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, गारमेंट्स का मतलब कपड़े ही होते हैं, लेकिन ये भी आया हुआ प्रश्न है, मैं आपको लाइव टेस्ट लूंगा तब बताऊंगा। सिटी ऑफ गारमेंट्स राजस्थान का कौन सा जिला है, कौन सा शहर कहलाता है, कौन सी जगह कहलाती है? तो भीलवाड़ा। तो सिटी ऑफ गारमेंट्स या परिधानों का शहर या वस्त्र करगू का शहर, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी, ये सारे की सारी कौन कहलाता है? ये भीलवाड़ा कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल शिवांशी, क्लॉथ सिटी, ये शिवांशी का क्रिएटिव माइंड है, बिल्कुल सही बात है, सेम बात है। तो ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम सारे के सारे याद करने लाइन से, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई नाम वहां पर मिल जाता है। और वहीं पर एक सुप्रसिद्ध बहुत फेमस टकसाल है भिलाड़ी। इस भिलाड़ी की वजह से इसका जगह का नाम भीलवाड़ा पड़ा था। ये मैंने ऐसे ही नोट करके लिख लेना भले साइड में ना, आपका मन हो तो। वैसे इसको अपन जीके के रूप में भी देख सकते हैं, है ना, ये जीके का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ अपने को थोड़ी सी लिख लेनी है साइड में, ठीक है ना, नोट करके लिख लेना, नोट। और एक चीज़ तो आपको पता ही, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इसको वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भी दे दिया गया है। भीलवाड़ा को 2009 में केंद्र द्वारा दर्जा मिल गया है कि ये अब तो भाई निर्यात भी कर सकता है, क्योंकि ये जब दर्जा मिल जाता है तो फिर यहाँ से डायरेक्ट माल को जो है कहीं पर भी बेचा भी जा सकता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट करना, वस्त्र निर्यातक नगर, ठीक है ना। शाबाश, भिलाड़ी टेक्सटाइल, सही कहा अपना मनदीप, भीलवाड़ा नाम पड़ा, वेरी गुड। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन से याद हो जाएगा। बाकी एक छोटा सा नोट और है कि अगर वैसे तो भीलवाड़ा नंबर 1 है, लेकिन फिर भी एक उभरता हुआ शहर या वस्त्र नगर अपन देख रहे हैं आने वाले टाइम में, तो भाई वो भिवाड़ी है, ठीक है ना। ये आने वाले टाइम में उभरता हुआ शहर है। वैसे तो भीलवाड़ा है ही है, अपना ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उभरता हुआ वस्त्र नगर जो है वो भिवाड़ी है, ठीक है ना। तो बातें सारी समझ में आएगी नहीं आई, टकाटक है ना सभी के, नो डाउट। यहाँ तक एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़े, लाइन से पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था सूती वस्त्र उद्योग को। ये इतने 2 पेज के फैक्ट तो आपको इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो हैं पढ़ लोगे ना, शाबाश पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, भिवाड़ी अलवर, ठीक है ना, भिवाड़ी अलवर कर लेना। अब देखो अगला है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन का नाम आते ही क्या याद आता है आपको? ऊन का नाम आते ही भेड़ की ऊन होती है, या फिर ऊंट की खाल वाली ऊंट वो भी होती है, भेड़ बकरी इनसे भी, तो मेनली भेड़ है, पर बाकी ऊन जो है, या फिर जो बाल है या जो जट है, बकरी की जट भी काम आती है, तो ऊंटनी की या ऊंट की जट भी काम आती है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग ये अपना दूसरा उद्योग है। उद्योग धंधे जानते हो ना, उद्योग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। अभी अपन ने सूती पढ़ लिया, कॉटन पढ़ लिया, अब अपन ऊन पढ़ रहे हैं, वुल। ऊन की बात करें तो ऊन उत्पादन देश में सर्वाधिक राजस्थान में होता है। मतलब ऊन के प्रोडक्शन के मामले में पूरे भारत देश में राजस्थान नंबर 1 है, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊन उत्पादन देश में सर्वाधिक राजस्थान में होता है, ध्यान रखें। राजस्थान ऊन उत्पादन के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है ऑल ओवर इंडिया में। 48% से ज्यादा, या 48%, ये प्लस प्लस का मतलब है इससे भी ज्यादा, लगभग आप तो राउंड फिगर में 50% याद कर लो, वहां पर वैसे भी इतना फैक्ट डीप आता नहीं है। लगभग आधा पूरे भारत में जितनी भी ऊन उत्पादित होती है ना, उसमें आधी तो हमारे राजस्थान में होती है, ठीक है ना। इसलिए अपन ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर राजस्थान है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे आता है। हालांकि वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है ना, मतलब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के हिसाब से तो राजस्थान ही नंबर 1 पर है, वो मैं एक जगह के हिसाब से जम्मू कश्मीर आपके लिखा है। तो बात समझ में आई क्या? हर चीज समझ में आ रही है ना? हाँ, लगभग 48%। तो ऊन उत्पादन देश में सर्वाधिक कौन है? नंबर 1 कौन है? राजस्थान है। ओके, अब कुछ फैक्ट है भाई लाइन से। क्या क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां होती है? ऐसा तो है नहीं कि जहां जाओ वहीं राजस्थान में ऊन मिल जाएगी। 41 के 41 जिलों में तो ऊन मिलेगी नहीं, कहीं पर तो ऐसी जगह होगी जहां पर ज्यादा कुछ हाईलाइट एरिया है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है जोधपुर में, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां होता है? जोधपुर में होता है। राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? तो सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। और तीसरा, वूल या ऊन टेस्टिंग प्रयोगशाला, जहां पर इसका टेस्टिंग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कौन सी क्वालिटी की ऊन है, तो वूल या ऊन टेस्टिंग प्रयोगशाला ये भी बीकानेर में है। और स्टेट वूल मिल, वूल का मतलब ऊन ही है, स्टेट वूल मिल ये भी बीकानेर में है। तो ये जगह हैं, ये सीधे सीधे फैक्ट है, ठीक है ना। इनको लाइन से याद करना है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में, राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, और वूल या ऊन टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर, स्टेट वूल मिल बीकानेर, और केंद्रीय ऊन बोर्ड ये जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में है। और ऊन प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई अपने जयपुर में है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो जाएगा, एक दिन में तो नंदिनी शर्मा नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर इनको अपन तैयार करते जाएंगे तो ये हर हाल में याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर की। राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर है। और
राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तो जोधपुर में होता है, लेकिन बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में है, वुल मिल स्टेट वुल मिल नाम से आएगा, स्टेट वुल मिल कहाँ पर है? बीकानेर में है। केंद्रीय ऊन बोर्ड ये जोधपुर में। तो दो बातें जोधपुर की है, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में है और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी जोधपुर में होता है। और प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो वो अपने जयपुर में है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा है, ये जो अपन टेस्ट में भी लेता रहता हूँ मैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है भाई अविका नगर टोंक। टोंक में वैसे भी आपको याद रह जाएगा, अविका भेड़ को ही बोलते हैं, तो अविका नगर टोंक में है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। लाइन से याद हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल शिवांशी, सही कहा आपने भावी शिक्षिका। ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में। शाबाश बी आर वरुण, शाबाश, मेरा सेकंड टाइम एग्जाम है, बिल्कुल इस बार झंडे गाड़ दोगे। लेकिन अगर सेकंड टाइम एग्जाम है तो भाई उद्योग वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि दिन ब दिन एग्जामों का स्तर या लेवल बढ़ रहा है और ये कुछ यूनिक टॉपिक है जहां बाजी मारोगे, बाकी सब भीड़ से। ठीक है, तो एग्जाम चाहे कोई से भी टाइम हो, बहुत टॉपिक ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको ज़रूर लगेंगे, इसीलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। ये अभी जो मैंने आपको पार्ट दूंगा आज 40, 45, 50 मिनट का, इसको आज का आज याद कर देना, सुबह उठते ही पार्ट 2 आ जाएगा। रेडी बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के बोझ नहीं दिया आपको, ये ध्यान रखना। जैसे एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट 1 अपलोड किया है, पार्ट 2 रेडी है, लेकिन वो भी दूंगा नहीं, आज लेट नाइट दे दूंगा। लेकिन एक एक दिन में गैप देने से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप रहता है, ताकि आपको भी रहे कि मुझे इतना सा अभी करना है, फिर कल आते ही फिर कर लोगे। ठीक है ना, शाबाश। ठीक है राहुल बेटा, अगर भूल जाते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करो। भूलना सभी भूलते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने से नहीं भूलते। मेहनत करो, टाइम दो, अपने स्टडी को टाइम दो, स्पेंड करो टाइम पूरा। फालतू जगह पर कहीं पर भी टाइम वेस्ट मत करो और सिर्फ पढ़ने को बार बार पढ़ो। कुछ नहीं करना, बस इनको पढ़ते जाओ। एक बार रीडिंग लगाओ, फिर रीडिंग लगाओ, फिर रीडिंग लगाओ, फिर रीडिंग लगाओ, ऐसे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रीडिंग लगाओ। एक है भाई वस्टर्ड स्पिनिंग मिल, इसमें भी सेम वही है, जैसे ये ऊनी कपड़े वगैरह जो बनते हैं ना, वही है। ये लाडनू में, लाडनू वैसे नागौर जिले में आता था, लेकिन हम नागौर के 2 जिले बन गए, तो ये डीडवाना कुचामन में आता है लाडनू, और एक चूरू। तो ध्यान रखें, दोनों जगह वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स है, ये भी ध्यान रखें, ये भी ऊनी कपड़ों के लिए होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में 4 ऊन के कॉम्प्लेक्स भी है। एक तो खारा बीकानेर में है, एक ब्यावर खुद शहर में है, ब्यावर के पास में, ब्यावर में आता है वो नर्बद खेड़ा ब्यावर और गुहाना ब्यावर। ये 4 जो हैं ऊन के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। मतलब कुल मिला के ऊन से संबंधित कोई सी भी संस्था, कोई सा भी इंस्टीट्यूट अगर आएगा तो आपको पूछ के आएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो आपका ऊनी मिल हो, चाहे कोई सा भी सेंटर हो। अच्छे से याद करना। बताओ यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ? 2 उद्योग कंप्लीट कर लिए अपने, मेजर 2 उद्योग। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बहुत बड़े उद्योग कंप्लीट हो गए। तीसरा उद्योग कौन सा है भाई? ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि राजस्थान का पहला कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो आप कहेंगे सूती वस्त्र उद्योग। लिखा था सबसे पहले, पहला कृषि आधारित उद्योग लिखा था ना, बिल्कुल। तो वैसे अब बताओ राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है भाई? वो है चीनी उद्योग। ठीक है, तो ध्यान रखें, राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित उद्योग अगर कोई है तो वो है चीनी उद्योग। फिर अब ये मैंने लिखा है कच्चा माल। कच्चे माल का मतलब है रॉ मटेरियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है चीनी बनती किससे है? चीनी बेसिकली गन्ने से बनती है और अपने चुकंदर से बनती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिससे बनती है, जैसे मैं कहूँ कि गेहूं की रोटी बन गई, तो रोटी के लिए रॉ मटेरियल क्या है? तो रोटी के लिए गेहूं जो खेत में किसान पैदा करता है वो गेहूं है। फिर उसका बना आटा, आटा बनने के बाद रोटी बनी ना। एक बिस्किट मानो, बिस्किट जो बिस्कुट होता है, बिस्कुट, उस बिस्कुट का रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा पदार्थ क्या है? गेहूं। सबसे पहले गेहूं है,
उसके बाद वो आटा बनेगा, आटा बनने के बाद उसको पकाया जाएगा, उसके बाद बिस्कुट बनेगा। वैसे तो जो पूरी प्रोसेस हुई उससे पहले जो प्रोसेस है वो कच्चा माल कहलाता है, मतलब उसको तैयार करने में किस किस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ध्यान रखें। और गन्ने की अपन अगर बात करें तो गन्ना आपको पता है राजस्थान में श्रीगंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, यहाँ पर जो है गन्ना खूब होता है। राजस्थान में कुछ चीनी मिलें हैं। आपसे प्रश्न ये कच्चा माल या ये तो नहीं आएगा, ये आएगा एक तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि पहला कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, दूसरा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो ये दूसरा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है, एक तो ये आएगा। इसके अलावा ये आएगा राजस्थान में चीनी मिलों के बारे में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली चीनी मिल कौन सी है, द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। वेरी अप टू डेट है, अपडेट है, अच्छे से पढ़ना, जबरदस्त प्रश्न आएगा और आएगा नहीं, बहुत बार आ चुका और आगे भी आता रहेगा। राजस्थान में ऐसा पूछेंगे द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चित्तौड़ में है, भोपाल सागर में है, चित्तौड़ भोपाल सागर पूरी जगह है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई भाई 1932 में, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में है, राजस्थान की पहली चीनी मिल है, तो ध्यान रखें गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है, निजी क्षेत्र की, राजस्थान की पहली, ठीक है। तो ध्यान रखें निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली चीनी मिल का नाम क्या है, द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। कहाँ पर है, भोपाल सागर चित्तौड़ में। कब स्थापना हुई, 1932 में। सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, निजी क्षेत्र में आती है, सरकारी क्षेत्र में आती है, तो निजी क्षेत्र में। कैसा भी प्रश्न आए आपको अच्छे से याद करना है। दूसरा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, आप तो गंगानगर याद कर लो, तो जिसमें नाम में ही गंगानगर है वो श्री गंगानगर में ही स्थापित है। कहाँ पर है, गंगानगर में स्थापित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1937 में, 1937 में स्थापित हुई। लेकिन 1956 में ये भी प्राइवेट सेक्टर में आती थी, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत किया गया इसको और ये सार्वजनिक क्षेत्र में फिर आ गई। हालांकि इसको फिर बाद में इसकी अंडरशिप में चीनी के संयंत्र भी लगाए गए, इसके साथ में 2-4 काम और भी करे जाते हैं, वो आपको समझना है। इसी का फैक्ट है, पूरे डेटा किसका है, ये पूरा का पूरा डाटा इसी का है, ध्यान से समझना। एक तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ, चुकंदर से चीनी बनने वाला संयंत्र 1968 में इसी मिल में या यहीं पर स्थापित है। कहां पर, श्री गंगानगर में, जो कि गंगानगर शुगर मिल्स है ना, वहीं पर। यह प्रश्न बहुत गजब का आया हुआ है, ठीक है। चुकंदर से चीनी, गन्ने से नहीं, चुकंदर से, यह भी ध्यान रखें। या फिर ऐसा मान लो गन्ना और चुकंदर का मिक्स, लेकिन चुकंदर याद कर लेना। चुकंदर से चीनी बनने का संयंत्र 1968 में यहीं पर है, ओके। फिर ये मेन सिटी में था, गंगानगर में, तो इसे शहर से हटाकर कमीनपुरा गांव एक है ना, कमीन जानते हो ना, कमीन जानते होंगे, तो कमीनपुरा गांव है श्री कर्णपुर तहसील में 2016 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ध्यान रखें, यह भी आ सकता है, ठीक है। श्री गंगानगर मिल जो है उसे कहाँ स्थापित कर दिया गया है, कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, कब करा गया, 2016 में, कमीनपुरा गांव श्री कर्णपुर तहसील, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंडर में जोंटवाड़ा जयपुर में रॉयल हेरिटेज लीकर, देशी शराब मान लीजिए आप, तो ठीक है ना, लीकर का मतलब शराब है, तो रॉयल हेरिटेज लीकर वाइन जो है वो भी इसमें बनती है, जोंटवाड़ा जयपुर में इसका भी संयंत्र है। तो समझ में आया कि नहीं आया। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में है। स्थापना कब हुई, तो 37 में। 1956 में ये, ऐसा मान लो 1956 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में चली गया सेक्टर, और 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने वाला संयंत्र भी इसी यहीं पर गंगानगर में स्थापित किया गया। बाद में इसे जो इस मिल है, इस मिल को यहाँ शहर से हटाकर कमीनपुरा गांव श्री कर्णपुर तहसील में स्थापित किया 2016 में, और रॉयल हेरिटेज लीकर जोंटवाड़ा जयपुर में यही इसी के जो है लीडरशिप में होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
हर हाल में आपको याद करना है, ये लाइन से याद करना। दोनों की दोनों मिलों की बातें समझ में आ गई क्या? चीनी उद्योग वाली आ गई। फिर है भाई सबसे इंपॉर्टेंट केशोराय पाटन। केशोराय पाटन से भी लाइन से प्रश्न आए हैं, आए नहीं आए बताओ? ये तो अगर आपने ना पढ़े होंगे तो भी अंदाजा लग जाएगा लाइन से कितने प्रश्न आए। वेरी इंपॉर्टेंट है। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, ये है भाई बूंदी में, ठीक है। तो एक प्रश्न तो ये आएगा कि केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो बूंदी में है। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1965 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में इस केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई। इसकी क्या खास बात है? ये सहकारी विभाग है ना, जैसे एक सरकारी होता है एक सहकारी होता है, तो प्रथम सहकारी चीनी मिल है ये, ठीक है। तो बाकी निजी क्षेत्र की है, जैसे अपने पीछे पड़ी निजी क्षेत्र की है, लेकिन ये प्रथम सहकारी चीनी मिल है, ये याद रखना, ठीक है ना। प्रथम सहकारी चीनी मिल है। लेकिन आपसे प्रश्न तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि केशोराय पाटन जो है, बिल्कुल पलक सही कहा आपने, पलक वर्मा, केशोराय पाटन की बात बता रहे हैं आप। तो केशोराय पाटन जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। कहाँ हुई? बूंदी में हुई, मेन यही है। और इसके बाद में उदयपुर शुगर मिल उदयपुर में ही हुई, नाम ही उदयपुर है, उदयपुर में स्थापना हुई 1976 में, ठीक है ना। तो ये चार आपको याद करनी मिलों के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइन से आपको याद हो गया होगा। शुगर बोल दो चाहे चीनी बोल दो। बताओ कोई डाउट है क्या चीनी उद्योग में? क्योंकि आज का सेशन वैसे तो चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी के लिए इनफ है, लेकिन मैं तो पूरा कराऊंगा 100%। आप चाहें तो पार्ट 1 पढ़ें और पार्ट 2 चाहें तो देख लेना, लेकिन प्रश्न तो आ सकता है, इसलिए डिटेल में जानना है पूरा 100%, तो पार्ट 2 भी देखना। इसलिए पार्ट 1 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 में चतुर्थ श्रेणी में तो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है कि जिस हिसाब से मैंने पशु परिचय में एग्जाम देखे तो अपन छोड़ नहीं सकते, इसलिए उद्योग तो अपन को सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि यार रिस्क ले लूँगा तो पार्ट 1 पढ़ के छोड़ देना, है ना। लेकिन मेरे राय मानो तो पूरा ही पढ़ना, मैं तो हमेशा पूरा ही पढ़ाने की बात करता हूँ। हाँ, एग्ज़ाम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है जैसे, तो आप नोट्स भले ही मत बनाना, ई-पीडीएफ से पढ़ लेना, उसके बाद नोट्स बना लेना, क्योंकि ये तो कभी बदलेगा नहीं ज़िंदगी में। ज़िंदगी सफल हो जाएगी चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चीनी उद्योग में कोई डाउट नहीं है ना किसी भी तरह का? 100% टकाटक, ओके। तो 100% ही पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट है वो डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग जानते हो भाई? डेयरी उद्योग देख लेते हैं। तो डेयरी उद्योग में क्या है? पहली बात, राजस्थान में अगर डेयरी उद्योग का मतलब जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंटनी, इन सभी के दूध को इकट्ठा किया जाता है। ज़्यादातर गाय या भैंस का ज़्यादा दूध काम में लिया जाता है डेयरी में, क्योंकि भैंसों के दूध ज़्यादा निकलता है। हालांकि अब आजकल तो वो विदेशी गायें भी बहुत तगड़ा दूध देती है, तो वो दूध इकट्ठा किया जाता है। और जगह जगह पर सिटीज़ में आपको पता है कि डेयरी सेंटर है, वहाँ पर लोग डेयरी सेंटर में अपने गाँव से दूध वहाँ बेच देते हैं और फिर वो सप्लाई हो जाता है। लेकिन प्रश्न क्या आएगा वो आप समझें कि राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक अगर विकास हुआ है तो भाई वो जयपुर में हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जयपुर में होना ही था, क्योंकि जयपुर में हर आदमी हर जगह से खूब ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, और सिटी में स्पेस है नहीं तो गाय भैंस यहाँ तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो हर कोई डेयरियों से दूध लेते हैं। तो राजस्थान में डेयरी उद्योग का अगर सर्वाधिक डेवलपमेंट, तो बड़ा शहर है जयपुर, तो जयपुर में जो है डेयरी उद्योग का विकास हुआ। अच्छा, ये तो चलो एक छोटी सी बात थी। अगर अपने आगे भी पहले ही पढ़ा था कि उद्योगों को अपन स्थापित करने के लिए कुछ उद्योग नीतियां बनाई थी, कुछ पॉलिसियां बनाई थी, वैसे अगर आप डेयरी उद्योग को डेवलपमेंट करना चाहते हो, इस डेयरी उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हो, इसका विकास करना चाहते हो, तो क्या करोगे? एक कॉरपोरेशन, एक इंस्टीट्यूट, एक निगम या एक संस्था की स्थापना करोगे? बिल्कुल। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जयपुर में 1975 में स्थापित किया गया। 1975 में जयपुर के अंदर जो है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर? तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 जयपुर में स्थापित किया गया, लेकिन इसका बाद में 1977 में
इसका नाम बदलकर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कर दिया गया। तो दोनों ही बातें हैं, एग्जाम में कौन सा नाम आता है, अभी वाला वर्तमान में भी जैसे यही नाम है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जो कि 1977 में इसका नाम जो कर दिया गया था, या फिर राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जयपुर वाला, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1975 में की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब क्या है, अब चलो ठीक है भाई, एक राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कर दी अपने 75 में, 77 में नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कर दिया। लेकिन अब क्या करना है, अब डेवलपमेंट करना है ना? तो राजस्थान में डेयरी का विकास कैसे हो, कैसे किसान जुड़े, कैसे लोग बाग पशुओं को ज़्यादा रखें और दूध पैदा करें और बेचें। तो डेयरी विकास के लिए राजस्थान में एक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया, ठीक है, 3 लेवल पर, ठीक है, 3rd टायर। तो त्रिस्तरीय जो है 3 टायर त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया। अच्छा, त्रिस्तरीय का मतलब है 3 लेवल पर, एक कि मेन हेड होगा, ये मेन हेड होगा जो कि जयपुर के अंदर है। उसके बाद में जिला स्तर पर भी छोटी छोटी बोले समितियां या कुछ कमेटियां, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाओ जहां पर जो है ये दुग्ध भंडार लगे और लोग वहां पर देने आए। उसके बाद में फिर ग्रामीण लेवल पर बनाओ, क्योंकि गांव से ही तो आएगा दूध भाई, गांव में ही रखेंगे पशुओं को तो ज़्यादातर, फिर वहां से पशुओं के लिए ईजी है, पशुओं के दूध को ले जाने में ईजी पड़े, बिकॉज हर कोई किसान के पास में व्हीकल नहीं है, वो बार बार जाके थोड़ी बेचने जाएगा, फिर उसके पोसाएगा ही नहीं भाई। सपोज दैट किसी के 10 लीटर दूध होता है सुबह और 10 शाम को, वो 20 लीटर पर डे बेचना चाहता है सुबह शाम, तो सुबह देने जाएगा, शाम को देने जाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कोई गाड़ी की सुविधा हो तो 5-10 घर इकट्ठे हो जाएंगे और सभी 10-10 लीटर दे देंगे, तो 100-150 लीटर दूध इकट्ठा कर लेंगे, तो गाड़ी आके घर से उठा के ले जाएगी, सुबह ले जाएगी, शाम को ले जाएगी, उनके जो पैसे बनेंगे पैसे दे देंगे। तो ये चीज़ें अब हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना। गाँव से जो है किसानों से अपने खुद के घर से दूध ले जाती है गाड़ी डेयरी वाली उनको, और सुबह शाम दोनों टाइम। तो ये सिस्टम है। तो इसके लिए क्या करा, एक तो सबसे टॉप शीर्ष स्तर पर इन्होंने RCDF राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी संघ जो कि ये है खुद ही, जो मैंने आपको बताया था यही है, ये तो जयपुर में, ये तो हो गया टॉप लेवल पर, है ना, ये पूरे राजस्थान के टॉप, मतलब पूरे राजस्थान को देखता है, ये शीर्ष स्तर पर हो गया शीर्ष। अब पूरे राजस्थान के बाद फिर आता है नीचे जिला, तो जिला दुग्ध सहकारी संघ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या बनाया गया, जिला दुग्ध सहकारी संघ। फिर नीचे चले गए गांव में, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां बनाई गई, प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां, नाम याद रखना, प्रश्न आ जाता है, तीनों नाम लिख देंगे और फिर कहेंगे वो जैसे मैच द फॉलोइंग आता है ना प्रश्न, जैसे ऊपर लिख दिया ग्रामीण, फिर बीच में शीर्ष, फिर लिख दिया जिला, फिर मैच करो कि ग्रामीण स्तर वाली संस्था का क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली का क्या नाम है, और जो टॉप पर है उसका क्या नाम है, याद रह जाएगा ना। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान रखना है। हार्दिक स्वागत है अभिनव, बिल्कुल अभिनव ने आज ही कोर्स लिया है, बिल्कुल अभिनव आपका मोस्ट वेलकम है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, शानदार, जल्दी जल्दी कवर कर लेना, अभी PDF से पढ़ लो और बाद में जो अपने हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ वापस पॉइंट पर। अब क्या चीज़ है, राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरी, कौन कौन सी डेयरियां राजस्थान में संचालित है, बहुत लेवल के आंकड़े हैं, गजब के, लाइन से छपेंगे, आपको पूछ के आएंगे, मस्त रहिए। राजस्थान की पहली डेयरी का क्या नाम है, पद्मा, ठीक है ना, ध्यान रखना, पद्मा नाम आजकल फेमस भी है, आप समझ गए होंगे क्यों फेमस है ना, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो है इस नाम को फेमस कर दिया, ठीक है, वही 7 नंबर वाला मामला है। तो चलो कोई बात नहीं। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है, वो है भाई पद्मा अजमेर, 1938 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो याद रखें, राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा अजमेर है। दूसरी है वरमूल जोधपुर, फिर है उरमूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़, कैमल मिल्क डेयरी, कैमल का जानते हो क्या, ऊंटनी का दूध, कैमल, फर्स्ट जोहड़बीड़ बीकानेर में 2009 में स्थापित हुई थी। सेकंड पोकरण जैसलमेर में 2021 में स्थापित हुई थी।
और ऊंटनी के दुग्ध विपणन का केंद्र जयपुर में लगा हुआ है भाई, लगा दिया गया है, जिसकी क्षमता है 21,000 लीटर पर डे दूध पैदा करना। ठीक है ना, इकट्ठा करना। तो ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके? शाबाश रामचंद्र बेनीवाल, अभिनव चौधरी। नहीं, ज्यादा लेवल नहीं है प्यारे बच्चे, ये तो फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा छोटे एग्जामों में आते हैं। सबसे ज्यादा फैक्ट कहां पर आते हैं? वो छोटे एग्जामों में आते हैं। हाँ, आप चाहें तो इन सब को स्किप कर सकते हैं भाई। जैसे अगर आपका मन है चलो वर्मूल वाली ये चीजें हटा दो, चलो ये थोड़ी ज्यादा लेवल हो जाएगी, बाकी तो पढ़ोगे, ये पढ़ना पड़ेगा, ये तो लाइन से प्रश्न है। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ो, आप उनको स्किप कर सकते हो तो मैं आपसे करवा भी देता, बाकी ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, ये 100% इंपॉर्टेंट है, लाइन से पढ़ो, बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल के। क्योंकि इसमें मुश्किल क्या है भाई? मुश्किल क्या है? डेयरी। अब बताओ, अपन पूरा एक उद्योग सलटा रहे हैं, पता है आपको? अपन क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्री में कम से कम 2 पेज तो बनते ही हैं भाई। दुग्ध पूरी डेयरी इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हो, उसमें 2 पेज तो बनते नहीं बनते, है ना? तो कम से कम क्या करना है कि 2-2 पेज अपन ने बनाए हैं। ये देख लो, डेयरी उद्योग के 2 पेज पढ़े अपन ने, वैसे ही अपन ने जो है इसके लगभग 2 पेज इसके पढ़े, है ना? ये देख लीजिए आप, 2 चीनी के पढ़े, और ये अपन ने 2 पढ़े ऊनी के, और ये अपन ने पढ़े सूती के 2, बस। और शुरुआती तो बेसिक चीज़ है, तो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। 2-2 पेज एक इंडस्ट्री के पढ़े अपन ने, और 2 पेज एक इंडस्ट्री का मतलब जानते हैं आप? एक इंडस्ट्री का मतलब है एक पूरा उद्योग। अभी तो प्यारे बच्चे मैंने पूरा लेवल पढ़ाया नहीं है, ये तो रीट, मेंस, पटवार, वीडियो, इनके हिसाब से पढ़ा है। बाकी आप सिविल सर्विसेज की रिटर्न में अगर प्रैक्टिस करते हो तो इनमें और चीज़ें जुड़ जाती है, क्या क्या चैलेंजेस है भाई इस उद्योग को करने में, हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, किस किस सेक्टर में अपन अभी भी कमज़ोर चल रहे हैं, और क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमारी सरकार कौन कौन सी स्कीमें चला रही है, क्या क्या करी, वो होता है। ठीक है, ये तो सिर्फ फैक्ट है जो लाइन से आपके आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ें। आप बहुत लक्की हैं कि आपने एमवी क्लासेस चैनल को चुना है, वरना उद्योग पढ़ाते हैं या तो 15-20 मिनट का ऊपर से, चलो छुट्टी। लेकिन प्रश्न पशु परिचर का एग्जाम जो 10वीं लेवल का बिना सीईटी का पेपर, उसमें जब मैंने प्रश्न देखे अकल काम नहीं करी। ऐसे लेवल के प्रश्न लाऊंगा लाइव टेस्ट में, इसलिए वन रक्षक, पशु परिचर, ये 10वीं लेवल के पेपर होते हैं, छोटे पेपर होते हैं। और बीएसटीसी तो उल्टा फिर भी 12वीं लेवल का पेपर है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे रिट मेंस हो, चाहे रिट कोई सा भी एग्जाम हो, वीडियो, पटवार, प्रश्न सब इंस्पेक्टर, कहीं सा भी आपसे पूछ के आएगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मॉर्निंग में लाऊंगा। ओके।